स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। बात है 1992 की। पंजाब का किस्सा है। रविंदर काफ़ी परेशान था और उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी दिन ब दिन, क्योंकि एक खास निर्धारित दिन या यूं कहें कि रात जिसका उसको इंतज़ार भी था लेकिन उसको डर भी था, वो आता जा रहा था नज़दीक, और वो थी पूर्णिमा की रात। क्या कुछ ऐसा घटा था रविंदर के साथ कि जिसकी वजह से वो बेहद जरूरी या बेहद बेहद भयानक रात जिसका उसको इंतजार भी था लेकिन जिससे वो डर भी रहा था। कुछ ऐसा हुआ था कुछ दिन पहले, या यूं कहें कि कुछ हफ्तों पहले, ना सिर्फ रविंदर के साथ बल्कि रविंदर के पूरे गांव के साथ। अब ये बात है कुछ हफ्तों पहले की। सुबह का समय था, मानसून के दिन चल रहे थे। आमतौर पर जब बारिशें होती हैं तो सबका मन मोह लेती है। एक बार जो डस्ट, जो राख, जो धूल की परत पत्तियों पर पड़ी होती है पेड़ों के, जैसे ही वो छटती है तो जो सारी हरियाली होती है वो तो मंत्रमुग्ध कर देती है सबको। सड़कें साफ हो जाती है। हाँ, कई जगह पर ये कुछ आपदा भी लेकर आती है। आज सुबह सुबह जब रविंदर अपने पशुओं के, गांवों से, भैंसों से दूध दूह रहे थे तो वो देखते हैं कि कुछ ही समय में जो आसमान है वो काले घने बादलों से ढक जाता है। रविंदर भी इसको देख के खुश हो जाते हैं कि आज अच्छी बारिश होगी। बारिश तो होने वाली थी, लेकिन जितना कोई सोचता है उसके मुताबिक तो काम होता नहीं है, और आज ऐसा होने वाला था रविंदर के साथ, उस पूरे गांव के साथ। जो बारिश अभी कुछ ही समय पहले धीमे धीमे कनियों से स्टार्ट हुई थी, कुछ ही समय बाद वो बहुत तेज होती है और फिर वो ले लेती है विकराल रूप। कुछ समय तक ये साफ होना शुरू हो चुका था कि ये बारिश बहुत जल्द रुकने नहीं वाली। वहीं दूसरी ओर गांव की गलियां भरने लगी। जब तक गलियां भरी थी तब तक तो सब कुछ ठीक था, क्योंकि ये तो आम बात होती है। लेकिन जैसे ही वो पानी घरों के अंदर जाने लगा तो लोगों की चिंता बढ़ने लगी। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में वो पानी घरों में जा घुसा, और जो कुछ समय पहले मौसम सुहावना लग रहा था, बारिश के शुरू होते ही वो जो मिट्टी की गंध थी जिसको सब पसंद करते हैं, उसका सब लुत्फ उठा रहे थे। कुछ ही समय बाद वो सब कुछ अजाब बन चुका था, क्योंकि जो ये बारिश थी अब इतना विकराल रूप ले चुकी थी कि ये अब एक साधारण सी बारिश ना होकर बाढ़ का रूप ले चुकी थी। देखते ही देखते एक आधे दिन में कई घर डूब गए। ना ही सिर्फ विक्रम के गांव का ये हाल था, बाकी आसपास के गांवों का ये हाल भी था। कुछ शहरों में भी बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन गांव में कुछ ज्यादा ही नुकसान हुआ। नुकसान हुआ लोगों के, मवेशियों का, नुकसान हुआ फसलों का, सब्जियों का, नुकसान हुआ जान का, माल का। जो विक्रम का गांव था वो कुछ नीचा था, मतलब एक टेरेन होती है और उस टेरेन में वो कुछ निचाई पर था, जिसकी वजह से उनके गांव में कुछ ज्यादा ही असर पड़ा। लेकिन गांव में सिर्फ एक घर ऐसा था कि जिसकी जान को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, जहां माल को भी कोई खासा नुकसान नहीं हुआ, और वो घर था विक्रम का। शायद ये विक्रम की समझदारी ही थी कि विक्रम का जो घर था उसने काफी ऊंचा बना के रखा था। कम से कम 5-5.5 फुट की जो उसकी चढ़ाई थी, नींव थी, उसको उन्हें पहले ही ऊंचा रखा था। शायद किसी चीज का आभास हो, शायद विक्रम पढ़ा लिखा था। हालांकि वो दूध का उसका कारोबार था और वो बड़े अच्छे तरीके से कारोबार चला रहा था। ऐसा नहीं था कि बस दूध से कारोबार किया और बस घर आके बैठ गए। वो हमेशा सोचता ही रहता था कि बस अब मैं इतना पैसा कमा चुका हूँ, इतने पैसे से मैं दोबारा इन्वेस्ट करके नई गाय, नई भैंस लेकर आऊंगा, उनके लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं रखूंगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकें। इस तरीके के काफ़ी वो काम करता था, और यही उसके काम भी है। उसका घर जितना ऊंचा था उतनी ही ऊंची उसकी हवेली थी। हवेली आमतौर पर पंजाब में ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पर पशुओं को बांधा जाता है। तो जो हवेली थी वो भी कम से कम जमीन से 6-7 फुट ऊंचे उसने जो टर्फ बनाकर बनाई थी, जिसकी वजह से सारे गांव में कोहराम मचा। दुख तो विक्रम को भी था, उसके गांव का नुकसान हुआ था, उसके सगे संबंधियों का भी नुकसान हुआ था।
कई लोग जिनको वो अच्छी तरह जानता था वो जान से हाथ धो बैठे, जिनको वो अच्छी तरह जानता था उनका कारोबार ठप पड़ गया। लेकिन फिर भी विक्रम का ना जान का नुकसान हुआ, ना माल का नुकसान हुआ, जैसा मैंने कहा। अब ये बात हो सकता है कि कईयों को बेहद पसंद आई हो, और ये भी हो सकता है कि कईयों को नापसंद आई हो, या यूं कहें कि जो ये विक्रम सोच रहा था कि कम से कम उसकी जान बच गई, उसके कारोबार का नुकसान नहीं हुआ, अब यही उसके लिए अजाब बनना शुरू हो रहा था। क्या किसी ने कुछ काला जादू किया? नहीं, ये काले जादू से भी बढ़कर था। अब आप सोच रहे होंगे कि यह भी हो सकता है कि कुछ काला जादू किया होगा, लेकिन उस समय सबसे ज्यादा गांव में विक्रम की जरूरत थी। जैसा कि मैंने कहा कि अब गांव में दूध का एकमात्र स्रोत जो था वो सिर्फ विक्रम ही बचा था। बाकी जितने भी मवेशी थे उनमें से बहुत ज्यादा मवेशियों का नुकसान हुआ था, और जितने बचे कुचे थे वो इस हालत में थे नहीं कि वो जो दूध की डिमांड है उसको पूरा कर सके। बाहर तो छोड़ो, शहरों को तो छोड़ो, गांव में ही पूरी नहीं हो रही थी, और सिर्फ विक्रम था जिसके पास इतनी गाय भैंसे थी कि वो ना सिर्फ गांव में दूध की आपूर्ति कर सकता था, बल्कि शहर में जो उसके पहले से ही ग्राहक थे उनको भी वो पहुंचा सकता था। अब ये सब बातें विक्रम को फायदेमंद लग रही थी, लेकिन विक्रम एक ईमानदार इंसान है, तो उसने ये चीज पहले से ही ठान के रखी थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लागत ही पूरी करेगा, किसी को भी मजबूर नहीं करेगा महंगे दाम पर दाम दूध लेने के लिए, ना ही। और उसने ये भी कहा था कि जो दूध पीते बच्चे हैं उनको दूध जो है वो वैसे ही दिया जाएगा, किसी भी तरीके का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। और जो बिल्कुल ही देने लायक नहीं है पैसा, जिसका सब कुछ लुट चुका है, उसको किसी भी वक्त दूध की जरूरत हो तो वो मिलेगा। ना ही सिर्फ दूध, घी, मक्खन जो भी हो उसको मिलेगा। ये विक्रम की अच्छाई ही थी, हो सकता है कि जिसकी वजह से विक्रम को आगे चल के फायदा हुआ। लेकिन इन सब बातों में वो पूर्णिमा की रात, उसका क्या माजरा है, उसका क्या सस्पेंस है? अब ये सस्पेंस तो तभी खुलेगा जब आप इस सब्सक्राइब के बटन को सब्सक्राइब करेंगे न्यू व्यूअर्स के लिए। पुराने सब्सक्राइबर तो व्यूअर्स तो आपको पता ही है कि कैसे कैसे कहानी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे कहानी में लुत्फ आता रहता है, इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। तो जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जो ऐसे व्यूअर्स हैं जो आते हैं वीडियो को देखते हैं और बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा गुनाह करते हैं मेरी नज़र में। तो भाई गुनाह मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का प्लॉट कहानी का अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जब वीडियो ये ख़त्म होने वाली होगी यानी कि कहानी ख़त्म होने वाली होगी तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको किस्सा। अब हम बात करते हैं उस पूर्णिमा की रात की कि ऐसी नौबत क्या आई कि जिसका विक्रम को इंतज़ार भी था और डर भी था कि काश ये रात मेरी ज़िंदगी में ना ही आए, और अगर ये रात ना आई तो फिर मैं क्या करूँगा। ये दोनों चीज़ें विक्रम के साथ हो रही थी। अब कुछ दिन बीतते हैं और विक्रम को कुछ अजीब सा महसूस होने लग पड़ता है। पहले उसके घर के आसपास अजीब से तरीके की आवाज़ें सुनाई देने लग पड़ती हैं। अचानक से उसके दरवाजे का, जो घर का दरवाज़ा है, वो बहुत तेज से कोई पीटता। जब विक्रम बाहर जाके देखता तो बिल्कुल सन्नाटा। फिर विक्रम को सपनों में अपने घर के आसपास कुछ ऐसे कंकाल चलते फिरते नजर आते जो विक्रम को डराने के लिए काफी थे। विक्रम को लगता था कि शायद इतनी बड़ी घटना हुई है, उसकी वजह से हर एक के दिमाग पर असर तो पड़ता ही है, हो सकता है कि मेरे भी इस चीज पर असर पड़ा हो। लेकिन ये बात अगर विक्रम तक सीमित होती तो इस बात को विक्रम शायद हजम करता। लेकिन अब कुछ समय बाद विक्रम की पत्नी के साथ भी ऐसा होने लग पड़ा कि उसको बेहद भयानक सपने आते। उसको ऐसा लगता कि कुछ कटे फटे, गले सड़े मुर्दे उनके घर के आंगन में घूम रहे हैं, उनकी गायों को, उनकी भैंसों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। विक्रम यहाँ तक भी इस बात को सोच रहा था कि हो सकता है कि पत्नी भी, भाई अब समझदार है, उन्होंने भी काफी खराब नजारा देखा है उस बाढ़ का, तो वो भी समझेंगे। लेकिन विक्रम के बच्चों का क्या, जिन्होंने तो अभी सही तरीके से होश तक नहीं संभाली थी। अब वो रात को सोते सोते अचानक से काफी ऊंची ऊंची रोने लग पड़ते। इस हालत में तो वो थे कि तुतला के सही, कम से कम बताते तो सही
वो भी कहते कि हमें कुछ गलत महसूस होता है, हमें लगता है कि हमारे पास कुछ आकर बैठा है। जैसे ही हम आँख खोलते हैं तो कोई बहुत ही भयानक अंकल बैठे होते हैं। क्या ये उन लोगों की आत्माएँ थीं जो इस बाड़ में जा बहा हुए थे? लेकिन ना ही विक्रम ना ही उनकी पत्नी, जैसे भी वो चेहरे थे, कुछ ना कुछ तो समझ में आते थे। वो पहचान नहीं पाते थे कि कोई ऐसे लोग हो सकते हैं। जैसे ही बाढ़ का पानी नीचे हुआ, थोड़ी बहुत नॉर्मलसी आई, थोड़ी बहुत नॉर्मल हुआ गाँव में। गाँव में हर तरीके का पूजा पाठ कराया गया। जपुजी साहिब से लेकर जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ होगा, सुखमनी साहिब का पाठ हुआ, हिंदू धर्म के मुताबिक हवन यज्ञ है, सब कुछ पाठ पूजा सब कुछ किया गया ताकि गांव में जो शांति है वो फिर से कायम हो। अब विक्रम गाहे बगाहे कई लोगों से बात करने की कोशिश करता कि क्या आपको कुछ ऐसा महसूस होता है, लेकिन किसी ने भी कुछ कहा ही नहीं कि हमें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। रह देकर विक्रम और उसके परिवार के साथ ही ऐसा हो रहा था। विक्रम इन चीजों को बहुत सीरियसली लेता नहीं है क्योंकि थे तो सिर्फ ये सपने। हाँ, कुछ ऐसी आवाजें, दरवाजे के पीटने का जो मंजर गाहे बगाहे होता था, लेकिन विक्रम अब कुछ इस चीजों को समझ चुका था कि होगा, कुछ दिक्कत होगी, लेकिन अभी ये हमें किसी तरीके का नुकसान कर तो नहीं रही। लेकिन अब नुकसान भी होना शुरू हो चुका था। सबसे पहले इस बार जब विक्रम दूध को दोहने के लिए जाता है अपने मवेशियों के पास, दूध को वो अच्छे तरीके से धोता है। उसके बाद उसकी रूटीन होती है कि जब अच्छे तरीके से दूध को वो धो लेगा, दूध को प्रोड्यूस कर लेगा, वो चाय पीने के लिए अपने घर जाता है जो उसके बिल्कुल पास में ही होता है। चाय पीने के बाद, नाश्ता करने के बाद वो जब वापिस आता है और दूध को अच्छी तरीके से हिलाता है ताकि वो उसको बेचने जाएगा, और एक बार दूध को खोलता है, उसका कंटेनर खोलता है, लेकिन जैसे ही वो कंटेनर खोलता है एक बहुत ही बुरी बदबू उसको छूती है। उसका महसूस होता है कि दूध खराब हो चुका है। एक के बाद दूसरा कंटेनर, तीसरा कंटेनर, चौथा कंटेनर, जितने भी उसने कंटेनर खोले सब के सब का दूध खराब हो चुका था। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है इतनी जल्दी? कुछ घंटों नहीं बल्कि कुछ ही मिनटों में क्या दूध खराब हो सकता है? विक्रम का तो ये रोज का काम था, और साथ के साथ ही गर्मियां तो थी ये माना जा सकता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे के आसपास कोई गर्मी नहीं होती। विक्रम समझता है कि शायद बर्तनों को धोने में कोई गलती होगी, बर्तनों को सही तरीके से धोया नहीं गया होगा, या हो सकता है कि कोई कीड़े होंगे जो उनमें बाद में चले गए होंगे और उसकी वजह से दूध खराब हो गया। अब विक्रम इस चीज को भुलाने की कोशिश करता है और वो दिन जैसे तैसे बीतता है। अगले दिन विक्रम फिर वही अपना जो रूटीन होता है उसको फॉलो करता है, और जैसे ही कुछ समय बाद वो आता है तो दूध फिर से खराब हो चुका होता है। अब विक्रम ये समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या होता है। वो मंदिर के पंडित जी को बुलाता है और थोड़ा सा शुद्धिकरण कराता है अपनी हवेली का। कई बार कुछ ऐसी ऊपरी हवाएं होती हैं जो इस तरीके की जिनसे नुकसान होता है, खासतौर पर दूध जैसी चीज़ों का, तो इनको भली भांति इस चीज़ों का पता था। तो जब ये सब कुछ कराते हैं पंडित जी जो है वो तकरीबन सारे ही बाड़े में जो पिलर होते हैं छोटे छोटे वहाँ पर मौली बांधते हैं। देन उसके बाद हल्की फुल्की प्रोसेस की जाती है। अब अगले दिन जब विक्रम ये सब कुछ दोबारा से प्रोसेस करता है, डरते डरते वो जाता है कंटेनर्स के पास, और जब वो कंटेनर्स को खोलता है तो अब बिल्कुल नॉर्मल था। उसकी ज़िंदगी फिर से नॉर्मल चलने लग पड़ी थी, लेकिन ये खुशी सिर्फ कुछ ही दिनों की थी। अब एक सुबह जब विक्रम अपनी हवेली में आता है तो वो देखता है कि उसकी गाय गिरी पड़ी है, बैठी नहीं है, गिरी पड़ी है। वो जल्दी से भाग के वो देखता है, गाय की तरफ देखता है तो वो गाय मर चुकी थी। वो उस गाय पर जख्म के काफी निशान थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उस पर इतने जख्म होते तो वो चिल्लाती तो सही, उसके चिल्लाने की आवाज से विक्रम या उसकी पत्नी कोई तो जागता। लेकिन किसी भी तरीके की कोई आवाज विक्रम को आई नहीं। विक्रम ने इसे भगवान की मर्जी समझा और भूलने की कोशिश की कि हो सकता है कि कोई बीमारी हो, कुछ हुआ हो, महामारी की वजह से, इस बाढ़ की वजह से कोई दिक्कत आई होगी। अगले दिन उसने जो वेटनरी डॉक्टर होता है उसको बुलाकर सभी पशुओं की जांच कराई, लेकिन किसी भी पशु में कोई भी दिक्कत थी नहीं। इस बात की विक्रम को तसल्ली थी कि शायद वन ऑफ इट्स काइंड होगा।
अब जो जानवर जा चुका उसका क्या किया जा सकता है, लेकिन जो बचे हैं उनमें से किसी को कोई बीमारी तो नहीं है, वो सब कुछ उसकी तसल्ली हो चुकी थी। कुछ दिन बीतते हैं लेकिन जो ये सिलसिला है अब चल पड़ता है। ना ही बल्कि इनके जानवरों को कोई नुकसान पहुंचता है, कोई कटे के निशान होते हैं, बल्कि जानवरों की संख्या धीरे धीरे करके कम हो रही थी। जानवर पशु मरते जा रहे थे। अब विक्रम इस बात से खासा दुखी रहने लग पड़ा था और उसके दूध की कंप्लेन भी काफी ज्यादा आने लग गई थी। जहां विक्रम अपने सारे गांव और शहर के ग्राहकों में इस बात के लिए मशहूर था कि उसका दूध सबसे प्योर होता है। आज के इस बेईमानी के ज़माने में भी विक्रम का जो दूध है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल शुद्ध होता है, वो बहुत ईमानदार है। लेकिन अब गाहे बगाहे लोग इस बात की कंप्लेन करते थे कि दूध में हमें समस्या है, दूध से अलग से तरीके की बदबू आती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं। विक्रम इन बातों को लेकर अब बहुत ज़्यादा परेशान था। एक जो प्राकृतिक आपदा थी जो विक्रम के अलावा उस सभी गांवों में आई थी, जैसे कि मैंने कहा कि बाढ़, जिसने परिवारों को नष्ट कर दिया, उनका काम खत्म कर दिया, उनका बिजनेस, उनका जो लॉस हुआ, जान का लॉस भी हुआ, उस चीज में सिर्फ विक्रम बचा था। लेकिन जो ये समस्या थी ये सिर्फ और सिर्फ विक्रम पर ही आई थी, उस और किसी पर यह समस्या आई नहीं थी। और ये विक्रम के लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब था कि ऐसी कौन सी गलती मैं कर बैठा हूं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। मैंने तो लोगों की सेवा की, मैंने तो फ्री में सबको दूध दिया जिनको जरूरत थी, और जिनके पास कुछ था तो उनको सिर्फ लागत पर ही दिया ताकि किसी पर भी कोई बोझ ना पड़े। विक्रम अपने आसपास पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे पूछता रहता कि आपके जानवरों को कोई समस्या हुई है, आपके किसी घर के मेंबर को कोई समस्या आ रही है। लेकिन सब ठीक थे, हाँ, सबका एक ही दंश था, वो बाढ़। उसके अलावा सब ठीक था। किसी भी तरीके की कोई ऐसी गतिविधि थी नहीं जिसको लेकर विक्रम ये तसल्ली कर सके कि हाँ कुछ और लोगों के साथ भी हो रही है, तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। अब हार कर विक्रम दोबारा पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी उस शेड में दोबारा आते हैं, उस हवेली में दोबारा आते हैं और घर में भी जाते हैं, और उनको कुछ सही महसूस होता नहीं। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी ताकत है, कोई ऐसी शक्ति है जो तुम्हें परेशान कर रही है। और इस बात को विक्रम बहुत लंबा मत खींचो, कहीं ऐसा ना हो कि जो आज तुम्हारे पशुओं पर बीतती है तुम्हारे घर में भी ये शुरू हो जाए, यानी कि तुम्हारे घर में भी मौत का मातम शुरू हो जाए। अब इस बात से तो दीपक खासा परेशान हो चुका था। उसको समझ नहीं लग रही थी कि मैं करूं तो आखिर क्या करूं, किसके पास जाऊं। फिर उसके बाद पंडित जी ने उनको एक इंसान के बारे में बताया जो ना ही सिर्फ वैदिक तौर पर अच्छे तरीके से तंत्र मंत्र का प्रयोग जानता है, बल्कि एक बहुत बड़ा तांत्रिक है, यानी कि वो हर तरीके के तंत्र करते हैं। विक्रम के पास अब कोई और चारा नहीं था उनके पास जाने के सिवा, और उनको विश्वास भी था क्योंकि पंडित जी ने उनको उस चीज के बारे में, उस आदमी के बारे में बताया था। जब विक्रम उनसे मिलने जाता है, जो काफी दूर थे, वैसे वो थे बनारस में, कुछ दिन लगने लाजमी थे। विक्रम को पीछे घर की भी चिंता थी, लेकिन उनका एक रिश्तेदार था जिनको उन्होंने बताया था उनकी और उनकी माँ तब तक रह रही थी और वही जानवरों की देखभाल भी करने वाली थी। विक्रम बनारस जाता है और जैसे ही वो उस व्यक्ति को देखता है, ना जाने क्यों विक्रम को ऐसा महसूस होता है कि हो ना हो मेरी समस्या का हल यही है। अब विक्रम उनको एक एक करके कई बार हर एक चीज बताता है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, सिर्फ मेरे साथ ही, मेरे घर के साथ ही ऐसा हुआ। और वो तांत्रिक बाबा जैसे जैसे सुनते जा रहे थे उनके चेहरे की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वो कह रहे थे कि मुझे जहां तक महसूस हो रहा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हारे गांव में किसी भी तरीके की कुछ समस्या नहीं है। जैसे कि फिर उन्होंने दोहराया कि बाढ़ के अलावा कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि जो तुम्हारे गांव में कोई हादसा हुआ है, जो लोग मरे भी हैं उनमें से कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जो भटक रही है। ये जो आत्मा है ना, ये बहुत पुरानी आत्मा है और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे घर में ही काबिज है। अब ये सोचते हैं कि ऐसा भी मैंने क्या कर दिया, और ये आत्माएं, पुरानी आत्माएं, ये समझ नहीं पा रहे थे। तो वो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे गांव में या तुम्हारे गांव के कुछ बाहर कोई ऐसा कब्रिस्तान है जहां से ये आत्माएं उठकर रही हैं। अब विक्रम एकदम भुचक्का रह जाता है।
क्योंकि बनारस का रहने वाला एक व्यक्ति ये कैसे जान सकता था कि उनके गांव में एक कब्रिस्तान है। अब विक्रम बड़ी हैरानी से पूछता है कि हाँ बाबा, वो कब्रिस्तान है। और इससे पहले कि कुछ बोल पाता विक्रम, तो बाबा कहते हैं कि ये कब्रिस्तान मुसलमानों का कब्रिस्तान है, और जब विभाजन हुआ तो तुम्हारे गांव में जो बहुतायत थी वो मुसलमानों की थी, और वो यहाँ से पाकिस्तान चले गए। जो ये कब्रिस्तान है उनके पुरखों का कब्रिस्तान है। तो दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि पिछले कई वर्षों से, 40-45 वर्षों से, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि बात 1992 की है, यहाँ पर कोई नई कब्र नहीं खुदी, और जितनी भी कब्रें हैं वो कम से कम 50-60 साल पुरानी तो है। अब विक्रम कहता है कि उन कब्रों का मेरे जो हो रहा है मेरे साथ, इनके साथ क्या लिंक है। तो बाबा जी कहते हैं कि ये मुझे चलकर खुद देखना पड़ेगा। अब जो वो बाबा जी थे वो भी उनके साथ आते हैं, विक्रम के साथ, और वो कहते हैं कि हम पहले उस कब्रिस्तान का मुआयना करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उस कब्रिस्तान की जो आत्माएं हैं वो दोबारा से जागृत हुई हैं, और इस बात का पता कराना पड़ेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे घर को ही क्यों टारगेट कर रही है। जब बाबा जी आते हैं, वो कब्रिस्तान जो था वो कुछ दूरी पर था गांव के, और अब उस जगह पर बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, बड़ी बड़ी झाड़ियां थी, क्योंकि उसको कोई उपयोग में तो लाता नहीं था। यूं कहें कि वो अबेंडेंट था, वो कब्रिस्तान बिल्कुल बिल्कुल उजड़ चुका था। लेकिन जैसे ही बाबा जी और वो विक्रम जी कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं तो देखकर विक्रम की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। कब्रिस्तान बड़ी बुरी तरीके से उजड़ा हुआ था, जगह जगह पर हड्डियां ही हड्डियां दिखाई दे रही थी, या यूं कहें कि हड्डियों का अंबार लगा था। बड़ा कब्रिस्तान था वो। अब हुआ क्या होगा कि जब बहुत तेजी से बाढ़ आई, ये कब्रिस्तान की तकरीबन सारी कब्रें जो थी वो पक्की नहीं थी, उन पर बिल्कुल पक्के तरीके से सेल्फ या स्लैब नहीं बनाई गई थी, सभी कच्ची थी, और इस कब्रिस्तान को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से जो इस कब्रिस्तान की आत्माएं हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होंगी। अब उन्होंने रुख किया इस गांव का, लेकिन ये गांव तो सारा उजड़ चुका था। अब उजड़े हुए गांव को कौन उजाड़े, और इनकी भूख और प्यास कोई भूखा मिटा सकता था? मिटानी किसने थी? सिर्फ और सिर्फ वही मिटा सकता था ना कि जिसके पास कुछ होगा। और जैसे कि मैंने कहा कि वो गांव सारे का सारा उजड़ा था, सिर्फ एक घर को छोड़कर, विक्रम के। अब जैसे ही वो आत्माओं का ध्यान एक ऐसे घर की तरफ गया जहां पर कुछ था, जहां पर वो किसी एक इंसान को परेशान कर सकती थी, जानवरों को नुकसान पहुंचा सकती थी, वो था सिर्फ विक्रम का घर। इसी वजह से विक्रम के घर को उन आत्माओं के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। अब जब बाबा जी ये सब कुछ देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो काम है ये आसान काम नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि बस इन कब्रों को, इन हड्डियों को कब्रों में डालना है और काम हो जाएगा। नहीं, बहुत बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा, और अनुष्ठान करना पड़ेगा पूर्णिमा की रात को। लेकिन जहां तक मैं मानता हूं कि देर तो नहीं हुई, लेकिन बहुत देर से तुम आए मेरे पास। इतना भी नहीं हुआ कि दुनिया खत्म हो जाएगी तुम्हारी, लेकिन जो अनुष्ठान है वो पूर्णमासी को करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन है, पूर्णमासी में कहा नहीं जा सकता कि क्या हो जाए, क्योंकि अब इन आत्माओं को पता तो लग चुका है कि इनकी मुक्ति के लिए या इनको फिर से यहाँ पर बांधने के लिए हम अनुष्ठान करेंगे। अब तुम्हारा नुकसान होने की, अब तुम्हारा नुकसान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ, लेकिन अब तुम्हारी हिम्मत पर है कि तुम सह पाओगे। ये कुछ दिन जो थे वो विक्रम के लिए बहुत ज्यादा भारी होने वाले थे। जैसे जैसे पूर्णमासी की रात नजदीक आती जा रही थी, विक्रम की चिंता बढ़ती जा रही थी, विक्रम का डर बढ़ता जा रहा था। विक्रम को इस बात की तसल्ली भी थी कि इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इतने दिन जो थे वो विक्रम पर भारी पड़ने वाले थे। हाँ, इन दिनों में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, यानी कि पशुओं का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन विक्रम का जो माली नुकसान था वो बहुत हुआ। एकदम से सभी पशुओं ने दूध देना बंद कर दिया। विक्रम की सेविंग्स थी वो कम होने लग पड़ी। अचानक से देखते ही देखते उनके दोनों बच्चे बीमार पड़ गए,
उनकी वाइफ अचानक से बोलना बंद कर देती है, मानो जैसे किसी के मरे बिना ही घर में मौत का मातम छा चुका था। लेकिन विक्रम जानता था कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उन अतृप्त आत्माओं की वजह से। अब आती है पूर्णमासी की वो रात, जिसका विक्रम को इंतजार तो था, लेकिन डर भी था कि क्या होगा, क्योंकि तांत्रिक जी ने कहा था कि आज रात को कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि तुम्हारा सारे का सारा घर बर्बाद हो जाए। अब जब वहां पर वो तांत्रिक जी जाते हैं विक्रम को साथ लेकर, वो रात बड़ी भयानक थी। जो आसपास के पेड़ थे, वहां से जानवरों के रोने की, चीखने की आवाज विक्रम का तो दिल दहला रही थी, लेकिन तांत्रिक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उनके लिए तो ये रोज का काम था, मानो जैसे। अब तांत्रिक जी एक कुंड बनाते हैं, एक घेरा बनाते हैं। विक्रम को ये साफ तौर पर कहा जाता है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, इस घेरे से उठकर बाहर नहीं जाना। अगर इस घेरे से उठकर बाहर गए तो मानो तुम्हारा परिवार खत्म। ना ही सिर्फ तुम्हारा परिवार खत्म होगा, बल्कि इस गांव पर भी कहर टूट पड़ेगा, इस कब्रिस्तान का, इस पुरानी आत्माओं का, अतृप्त आत्माओं का। मुझे क्या है, मैं तो यहां से विफल होकर दोबारा बनारस चले जाऊंगा। अब विक्रम इस बात को भली भांति समझ रहे थे, लेकिन क्या ऐसा होने वाला था कि ये जो अनुष्ठान है ये पूरी तरीके से आसानी से हो जाता? कुछ समय बाद कुछ ऐसी हरकतें होने लग पड़ी। जैसे जैसे अनुष्ठान अपने अंत की ओर जाता जा रहा था, सबसे पहले हवाएं जो है वो तेज चलनी शुरू हुई। बहुत तेजी से बारिश होनी शुरू हो गई। इतनी तेज बारिश विक्रम ने कुछ ही हफ्ते पहले महसूस की थी, जब बाढ़ आई थी। कुछ समय बाद विक्रम को पानी की आवाज सुनाई देने लग पड़ती है। दूर से विक्रम टॉर्च मारता है घेरे में बैठे हुए, तो देखता है कि पानी की लहर बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रही है। विक्रम की तो मानो चीख ही निकल जाती है। विक्रम बाबा जी को कहता है कि जल्दी कीजिए, नहीं तो हम पानी में डूब जाएंगे। लेकिन बाबा जी तो मानो बस मंत्र में मंत्र पढ़े जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो मंत्र पढ़े जा रहे थे, उनकी आंखों में गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। वो विक्रम को देखकर गुस्सा हो रहे थे। विक्रम बार बार इशारा कर रहा था कि वो पानी पास आता जा रहा है, हम डूब जाएंगे अगर हम रहेंगे नहीं तो अनुष्ठान कैसे करेंगे, अभी ये वक्त नहीं है अनुष्ठान करने का, जल्दी से उठिए। लेकिन जैसे ही उस अनुष्ठान का एक पड़ाव खत्म होता है तो वो बहुत ऊंची विक्रम को कहते हैं, मूर्ख, कोई पानी नहीं आ रहा, कोई पानी की लहर नहीं आ रही। विक्रम कहता है कि देखिए बाबा, वो पानी की लहर आ रही है, वो हमें डुबा देगी। बाबा कहते हैं कि कोई बारिश नहीं हो रही विक्रम, ध्यान दो सिर्फ अनुष्ठान पर और कहीं पर नहीं। विक्रम कहता है कि बाबा, ये पानी आपको नजर नहीं आ रहा, ये तेज बारिश आपको नजर नहीं आ रही। बाबा कहते हैं कि मूर्ख, अगर ये बारिश होती तो जो ये तेरे सामने अग्नि चल रही है ये बुझ नहीं जाती। जैसे ही विक्रम उस अग्नि की तरफ देखता है, अचानक से उसका दिमाग फिर से जागृत होता। हाँ, इतनी तेज बारिश में इस अग्नि का जलना कैसे मुमकिन है। जैसे ही विक्रम ये सोचता है तो ये बारिश जो है वो थम सी जाती है। जो पानी विक्रम को सामने नजर आ रहा था वो बिल्कुल गायब सा हो जाता है। विक्रम समझ चुका था कि यह छल था उन आत्माओं का, मुझे बहकाने के लिए, मुझे इस घेरे से बाहर लेके जाने के लिए। अब होता है दूसरा पड़ाव शुरू। विक्रम को फिर काफी सख्त तरीके से साफ तौर पर कह दिया जाता है कि जो मर्जी हो जाए, बहकना नहीं है बेटा, नहीं तो नुकसान होगा बहुत। अब जब दूसरा पड़ाव शुरू होता है, फिर कुछ समय बाद आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं आसपास उस कब्रिस्तान के। विक्रम देखता है कि कुछ कटे फटे हुए लोग उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वो देखता है कि वो धीरे धीरे उनकी तरफ बड़े ही गुस्से से बढ़ते जा रहे हैं। विक्रम को लग रहा था कि ये एक छल है, अगर मैं इनको देखकर डरा तो फिर वही होगा जो बाबा ने कहा,
कि सबसे पहले मेरा परिवार खत्म होगा, फिर उसके बाद मेरा सारा गांव। इस बार वो डरता नहीं है, वो बैठा रहता है, लेकिन ये क्या, वो देखता है कि कुछ ही समय बाद वो जो मुर्दे थे वो धीरे धीरे उस घेरे में आना शुरू हो जाते हैं। वो विक्रम को पकड़ते हैं। अब विक्रम चिल्ला रहा था, वो विक्रम को नोच नोच कर खाना शुरू कर देते हैं। विक्रम बाबा की तरफ देखकर चिल्लाया जा रहा था कि बाबा ये मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे, लेकिन बाबा जी को तो कोई असर था ही नहीं। वो मंत्र पढ़ी जा रहे थे, पढ़ी जा रहे थे। अब विक्रम अपने आप को बस ये समझ चुका था कि कुछ ही समय बाद उसकी जान खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको एक दो प्रेतों ने नहीं बल्कि पूरी की पूरी बारात ने घेरा था। लेकिन जैसे ही उस अनुष्ठान का दूसरा पड़ाव खत्म होता है, वैसे ही विक्रम अपने आसपास देखता है। वहां ना ही कोई मुर्दा था और ना ही उसके शरीर पर कोई घाव। विक्रम तो जैसे मानो बिल्कुल पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका था कि सच क्या है, झूठ क्या है। अब तो उसको इस चीज पर डाउट हो चुका था कि क्या ये अनुष्ठान में पूरा कर भी पाऊंगा कि नहीं। वहीं जो बाबा बिल्कुल पहुंची हुई हस्ती है, उनको तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैं तो एक आम सा इंसान हूँ, साधारण सा इंसान हूँ। मैं क्या इस चीज को झेल पाऊंगा? उसे डाउट था। अब होता है तीसरा पड़ाव शुरू। जैसे ही तीसरा पड़ाव शुरू होता है, विक्रम अब ठान चुका था कि जैसे मैंने पिछले पड़ाव में अपने आप को किसी भी तरीके से बांध कर रखा, इस पड़ाव में बांध कर रखूंगा। अभी तीसरा पड़ाव चल ही रहा था कि विक्रम को रोने की आवाज आती है। कुछ समय बाद विक्रम समझने लग पड़ा था कि ये रोने की आवाज है किसकी। जैसे जैसे पड़ाव आगे बढ़ता जा रहा था, विक्रम के जो ये रोने की आवाजें थी ये तेज होती जा रही थी। कुछ ही समय बाद विक्रम को एक चेहरा दिखाई देता है, उन झाड़ियों में से निकलता हुआ, काफी ऊंची ऊंची रोता हुआ। और विक्रम समझ चुका था कि यह रोने की आवाज है किसकी। ये थी उसकी पत्नी। वो रोती रोती विक्रम के पास आई, घेरे में विक्रम का हाथ पकड़ती और कहती है कि हमारे दोनों बच्चे नहीं रहे, उन्हें एक शैतान मेरे देखते ही देखते खा गया। जल्दी से चलो, जल्दी से चलो। अब विक्रम की आंखें भरी हुई थी, वो रोए जा रहा था। वो तो जैसे मानो उठने ही लगा था, तो एकदम वो देखता है उस तांत्रिक की ओर। वो गुस्से से उनकी तरफ देख रहा था। वो उनको फिजिकली रोक नहीं सकता था, बस इशारों में ही बात हो सकती थी। विक्रम को इस बार लग रहा था कि ये छल नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद अचानक से उसका माथा ठनकता है कि जो ये अनुष्ठान की बात है, ये तो सिर्फ मुझे और बाबा को पता है, मेरी पत्नी को कैसे। वो गुस्से से अपनी पत्नी का, या यूं कहें किसी प्रेतनी का हाथ छुड़ाते हैं। जैसे ही वो हाथ छुड़ाते हैं तो देखते हैं कि वो औरत देखते देखते एक बड़ी ही मनहूस बदसूरत प्रेतनी में तब्दील हो जाती है। लेकिन अब इन कब्रिस्तान के प्रेतों का वक्त पूरा हो चुका था। जैसे ही अनुष्ठान में आखिरी आहुति दी गई, जो आसपास का माहौल था मानो ऐसे तब्दील हुआ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन तांत्रिक को कुछ गुस्सा तो था, लेकिन वो खुश भी थे कि आखिर में विक्रम ने निभाया, वो बाहर नहीं गया। अब वो जल्दी से अनुष्ठान खत्म करने के बाद गांव की ओर बढ़ते हैं। तांत्रिक जी कम से कम एक हफ्ता उनके घर रहते हैं। वो चाहते थे कि देखना चाहते थे कि कुछ समस्या ना हो किसी तरीके की। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता जा रहा था। विक्रम का कारोबार भी और साथ के साथ ही गांव के लोग भी। कुछ समय पहले से विक्रम को देखने का नजरिया गांव के लोगों का कुछ बदला हुआ था, लेकिन अब सब कुछ ठीक था। विक्रम इस दुविधा से इसलिए निकल पाया क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए थे। कई लोग कहते हैं ना कि हम अच्छे कर्म करते हैं, हमें कोई उसका फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो फल की इच्छा से ही अच्छे कर्म करते हैं। शायद ये बात विक्रम में थी नहीं। जब वक्त आया तो विक्रम ने सब कुछ छोड़कर अच्छा कर्म किया। उसने तब ये नहीं सोचा, हाँ बाद में शायद उसने सोचा हो कि मैंने तो अच्छा कर्म किया था, लेकिन तब नहीं सोचा जब वो कर्म कर रहा था।
कि मैं ये एक अच्छा कर्म करूँगा, मुझे उसका अच्छा फल मिलेगा, और समय आने पर बहुत बुरा होने के बावजूद भी उसके साथ अच्छा हुआ। अगर वो कुछ अच्छा ना करता तो ये बुरा शायद विकराल रूप ले लेता और उसको और उसके परिवार को ले लेता। ये किस्सा हमें ये शिक्षा देता है कि भाई, आप अपने अच्छे कर्म करने मत छोड़िएगा। जो फल है वो देना तो परमात्मा के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। अच्छे कर्म करना आपके हाथ में है, उनको कीजिएगा। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया हो, और अब हम जल्दी से कुछ कमेंट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं, और उसके बाद फिर हम करेंगे आज का जो शूट खत्म करेंगे भाई। मेरे बहुत से व्यूअर्स, मेरे भाई बहन मुझसे थोड़ा सा चिंतित थे मुझे लेकर कि भाई आपकी जो पिछली 2-3 वीडियो में हेल्थ है, ऐसा है। मुझे लग रहा है कि शायद कुछ वो था, मौसम भी चेंज हो रहा है और कुछ ना काम का बर्डन था। जैसे 2 दिन दिल्ली में पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट, फिर बोलना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है इनको लेकर, तो काफ़ी ज़्यादा ना दिक्कत हो जाती है। तो गगन जी जो हैं, उनको आखिर में अपनी वीडियो के आखिर तक चले गए और आपको पता लग गया कि भाई मैं आपका नाम लेता हूँ, तो किसी को नहीं भाई मैं पीछे छोड़ता, क्योंकि ये मेरे लिए गर्व की बात होती है कि आप मेरी वीडियो देखते हैं और इतनी तवज्जो देते हैं कि आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकें। तो हम दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हो सकते हैं, लेकिन आप मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं भाई। अब कुछ अपने जो हैं उनका मैं नाम ले लेता हूँ, और इस बार सॉरी अगर स्क्रीनशॉट में ना ला सका, क्योंकि ये मैं बिल्कुल पॉइंट पे आके ही शूट कर रहा हूँ और आज ही इसको अपलोड करना है, तो मतलब अगर एडिट में थोड़ा सा टाइम कम हुआ तो फिर हो सकता है कि मैं ना कर पाऊँ, तो इसलिए माफ़ कीजिएगा इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो कुछ कमेंट्स हैं जिसके हम बात करते हैं। एक संजय कुमार जी कहते हैं कि भाई आप हमेशा एक कलर की टी शर्ट्स ही क्यों पहनते हो सुनील जी, ट्राई डिफरेंट कलर। भाई और मैं ना कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई कौन सी टी शर्ट पहनूं, इसलिए एक ही रखी है, जब भी शूट पर आप मुझे देखेंगे एक ही होगी। देन उसके बाद एक भाई कह रहे हैं सुनील भाई एटलीस्ट आप 2 स्टोरीज तो रखिए वीडियो में। एक वीडियो में भाई वो डिपेंड करता है वीडियो की लेंथ पे। हाँ, पिछली 2-3 वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी थी तो उसकी वजह से एक स्टोरी हुई होगी, लेकिन वो मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज थे, मुझे मतलब मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था फ्रैंकली स्पीकिंग, दैट्स व्हाई, इसलिए हुआ। और अब हम चलते हैं उन कमेंट की ओर जहाँ पर आपने कहा है कि भाई हमारा नाम भी ले लेना। एट द रेट एपिक एपिक वंडरिंग कह रहे हैं मेरा नाम ले लेना सुनील भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कमेंट करने के लिए, और ऐसे ही प्यार देते रहिए, देते रहा कीजिए। और इसके अलावा आई थिंक इतने थे, मैं एक्चुअली आज चेक नहीं कर पाया, तो सॉरी अगर भाई किसी का नाम नहीं ले पाया, जल्दी मैं अगली वीडियो में ले लूंगा। तो आज का जो वीडियो है इसको यहीं पे विराम लगाते हैं। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।